मेरे बच्चों, तुम ये गलत कर रहे हो, बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। मेरे जाने के बाद ये मुल्क पहले जैसा नहीं रहेगा। ये अल्फाज थे एक ऐसे हुक्मरान के जिसे साजिशन दुनिया ने एक डिक्टेटर साबित करा, और आज दुनिया उसे एक तानाशाह के नाम से जानती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उस तानाशाह ने अपने उस मुल्क के लिए क्या क्या किया? मेरी इस वीडियो के ज़रिए मेरी कोशिश रहेगी कि जिसे दुनिया तानाशाह के नाम से जानती है, या जिसे इस्लामी दुश्मनों ने तानाशाह का नाम दिया, मैं आज उसके चंद कारनामे अपनी इस वीडियो के ज़रिए आप लोगों के सामने रखूं। पूरा तो उनके बारे में बताना इस कुछ देर की वीडियो के अंदर मुमकिन नहीं होगा, लेकिन मैं इस वीडियो के अंदर वो जो रिकॉर्डेड और फैक्चुअल बात हैं उनके मुतालिक वो आपको बताने की कोशिश करूँगा। तो जो मेरे इस चैनल पर नए हैं उससे सबसे पहले मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरे इस चैनल के ज़रिए वो ऐसे फैक्ट्स भी जान सकें जो दुनिया की नज़रों से छिपे हुए हैं। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि मेरी इस वीडियो को भी बाकी वीडियो की तरह अपनी मोहब्बतों से नवाजें, और ख़ास करके इस वीडियो को ज़रूर आखिर तक देखें। मैं इस वीडियो के लिए आपसे रिक्वेस्ट नहीं करूंगा कि आप इस वीडियो को लाइक करें, लेकिन हाँ, इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि इस वीडियो के अंदर जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो उन लोगों के लिए जो मासूम हैं, नादान हैं, जिन्हें नहीं पता कि क्या हकीकत है, क्या सच्चाई है, उन तक ज़रूर पहुँचे। इसलिए इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर आप लोग शेयर। और उस काबिल एहतराम हुक्मरान का नाम था मुअम्मर मोहम्मद अबू मनियार गद्दाफ़ी, जिसे आप लोग गद्दाफ़ी के नाम से जानते हैं। गद्दाफ़ी के ज़रिए कही गई सारी बातें हकीकतन ही साबित हुई। इस वीडियो को मैं 2 पार्ट में बनाने जा रहा हूँ। पहले पार्ट के अंदर उनके ज़रिए की गई लीबिया के हक़ में जो कुछ बातें हैं वो बताऊँगा, और नेक्स्ट पार्ट में आपको ज़रूर बताऊँगा कि क्यों उनका ऐसा हश्र किया गया कि उन्हीं के देश के लोग, उन्हीं के मुल्क के लोग उनके ख़िलाफ़ हो गए। मैं शुरुआत करता हूँ लीबिया की। लीबिया गद्दाफ़ी के हुकूमत के दौर में पूरे यूरोप के अंदर सबसे तेज़ी से आगे बढ़ने वाला, विकसित होने वाला और कामयाबी की तरफ बढ़ने वाला मुल्क रहा। 42 साल हुकूमत रही गद्दाफ़ी की लीबिया के ऊपर। उस 42 साल के अंदर न जाने कितने ऐसे काम करे जो बाकी मुल्क और बाकी देश के हुक्मरान सोच भी नहीं पाते, और वहाँ तक पहुँचने के लिए शायद अब तक सक्षम भी नहीं है। दौरे गद्दाफ़ी के दौर में लीबिया इनकम और तरक्की के मामले में, लाइफ स्टाइल के मामले में यूरोप के बड़े बड़े देशों से बहुत आगे था। और पूरे अफ्रीका के अंदर अगर देखा जाए, जो अफ्रीका प्रांत, क्योंकि लीबिया जो है वो अफ्रीका प्रांत के एरिया में ही आता, तो उस पूरे अफ्रीका प्रांत के अंदर लीबिया सबसे तेज़ी में आगे बढ़ता हुआ देश था। और इतनी सारी फैसिलिटीज़, मतलब मैं आपको जिसमें चंद गिनवा रहा हूँ, इतनी सारी फैसिलिटीज़ गद्दाफ़ी के ज़रिए इस लीबिया को दी गई, जिसमें से मैं आपको चंद बता देता हूँ कि आज की डेट में जो बुनियादी यानी कि बेसिक्स नीड्स हैं आपकी मेरी, चाहे वो किसी भी देश में रहता हो, क्या होती हैं? वो बेसिक्स नीड्स होती है, जैसे कि हमारे देश के अंदर भी, हिंदुस्तान के अंदर एक चीज़ थी कि भाई रोटी, कपड़ा और मकान के ऊपर मूवी बनी थी। तो मैं आपको बता देता हूँ कि बेसिक्स नीड पानी, बिजली, हेल्थ, एजुकेशन और गैस, ये तमाम की तमाम गद्दाफ़ी ने अपने मुल्क के लोगों के लिए बिल्कुल फ्री कर रखी थी। और इस लीबिया के अंदर किसी भी तरह का कोई बिज़नेस टैक्स, कोई सैलरी टैक्स नहीं था, किसी भी तरह का। अगर कोई स्टूडेंट पढ़ाई के बाद जॉबलेस है, यानी कि बेरोज़गार है, तो यही गद्दाफ़ी की हुकूमत उसे सैलरी दिया करती थी। ये जो हालात मैं आपके सामने बता रहा हूँ कि ये तमाम हालात उस लीबिया के लिए 20 अक्टूबर 2011 के काले दिन से पहले के हैं। इस मुल्क के अंदर बस इतना ही नहीं, अगर इस मुल्क के अंदर कोई फार्मिंग को अपना बिज़नेस, अपना धंधा बनाना चाहता था, तो यही गद्दाफ़ी की हुकूमत उस शख्स को लैंड, इक्विपमेंट्स, खाद
और यहाँ तक कि फार्मिंग और एग्रीकल्चर्स के अंदर जो भी चीज़ें ज़रूरत पड़ती थी वो सब की सब यही लीबिया की हुकूमत यानी कि गद्दाफ़ी की हुकूमत दिया करती थी, जिसका किसी तरीके का कोई भी चार्ज नहीं होता था और बिल्कुल फ्री हुआ करती थी। ये बहुत छोटी छोटी सी चीज़ें अभी मैं आपके सामने बता रहा हूँ, धीरे धीरे आगे ही बताता हूँ। अगर बुनियादी चीज़ों की मैंने बात करी यानी बेसिक्स नीड बताई, तो पूरे लीबिया के अंदर कोई भी शख्स बेघर नहीं था गद्दाफ़ी की हुकूमत के दौर में, क्योंकि लीबिया के अंदर और गद्दाफ़ी के नज़दीक घर को एक बुनियादी ज़रूरत माना जाता था। लिहाजा अगर किसी शख्स के पास घर नहीं होता था तो हुकूमत उसको घर दिलवाने में या घर बनाने में पूरी तरह से मदद करा करती थी। और आज अगर हम गाड़ी की बात करें तो गाड़ी के लिए भी गद्दाफ़ी के यहाँ या लीबिया के अंदर एक कानून बना हुआ था कि अगर कोई शख्स कोई गाड़ी लेना चाहता है तो आपको उसकी सिर्फ आधी कीमत देनी होगी, क्योंकि आधी कीमत यही गद्दाफ़ी दिया करते थे, यही गद्दाफ़ी की हुकूमत दिया करती। अगर एजुकेशन सिस्टम की बात करी जाए तो जिस वक्त गद्दाफ़ी से पहले का दौर हुआ करता था लीबिया के अंदर, तो उस टाइम लिटरेसी रेट अगर देखा जाए तो लीबिया की रहती थी 10%। मैं आपको दोबारा बता देना चाहता हूँ कि जो भी इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूँ ये फैक्ट्स पर निर्धारित है। पूरी तरीके से मैंने इसके ऊपर डिटेल्स और हर तरह से इसके ऊपर वेरीफाइड करके ऑथेंटिक तरीके से आपको बता रहा हूँ कि जब लीबिया के ऊपर जिस वक्त गद्दाफ़ी की हुकूमत आई उससे पहले जो लिटरेसी रेट हुआ करता था पूरे लीबिया का वो सिर्फ 10% था। आप अंदाज़ा लगाएं कि 20 अक्टूबर 2011 के उस काले दिन के बाद उस काले दिन तक क्या लिटरेसी रेट रहा होगा लीबिया का। 88% से भी ज़्यादा वहाँ की आबादी पढ़ी लिखी थी। और सिर्फ इतना ही नहीं, और अगर कोई जोड़ा शादी करना चाहता था तो यही गद्दाफ़ी की हुकूमत शादी के वक्त उस जोड़े को $50,000 दिया करती थी। बस इतना ही नहीं, अगर कोई औरत माँ बनती थी तो उसके डिलीवरी के वक्त उसे $5,000 इसी गद्दाफ़ी की तरफ से दिया जाता था। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि लीबिया भी एक ऑयल डिपेंडिंग नेशन था, लिहाजा कमाई का जो बड़ा हिस्सा लीबिया को हुआ करता था वो उसी ऑयल के भंडार से और ऑयल के ज़रिए हुआ करता था। लेकिन वो गद्दाफ़ी की हुकूमत ही थी जिसने उस ऑयल के ऑयल की से जो इनकम हुआ करती थी, जो लीबिया की कमाई हुआ करती थी, उस कमाई के अंदर भी अपने हर शहरी का हिस्सा बांधा हुआ था। यानी कि जो कमाई वहाँ से मिला करती थी उसे भी अपने शहरी के अकाउंट्स के अंदर ट्रांसफ़र कर दिया जाता था। और इस लीबिया की अगर बात करी जाए तो इस लीबिया के अंदर पेट्रोल पानी के दामों पर मिला करता था। और अगर कर्ज़े की बात करा जाए तो इस देश पे किसी भी तरह का बैरूनी यानी कि बाहरी कोई भी कर्ज़ा नहीं था। भारी नहीं, बाहरी यानी कि बाहर का कोई भी किसी और मुल्क का कोई कर्ज़ा नहीं था, जबकि अपना खुद का $150 रिज़र्व इनका अपना खुद का था। तो इतनी ज़बरदस्त उभरती हुई इकनॉमी हुआ था ये कि एक वक्त ऐसा आ चुका था कि ये खुद एक बहुत तेज़ी से तरक्की पकड़ता हुआ मुल्क था। मोहम्मद गद्दाफ़ी के दौर में एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट भी मोहम्मद गद्दाफ़ी ने शुरू करा जिसका नाम था मेगा ग्रिड प्रोजेक्ट। ये वही मेगा ग्रिड प्रोजेक्ट था जिसके ज़रिए पूरे लीबिया को मुफ्त में बिजली मिला करती थी। और इस प्रोजेक्ट की बात करी जाए तो ये प्रोजेक्ट खुद में इतना बड़ा था कि यूके और फ्रांस दोनों मिलकर भी इस प्रोजेक्ट के मुकाबला नहीं कर सकते थे, इस ग्रिड प्रोजेक्ट का मुकाबला नहीं कर सकते थे, ना इसके पावर के एतबार से, ना इसकी बड़े होने के एतबार से। और इसके साथ साथ उस तानाशाह, जिसे नाम दिया गया तानाशाह, उस तानाशाह ने एक और छुपा हुआ अजूबा दुनिया बनाया जो इस कदर मैं आपको क्या बताऊं कि अजूबा ही कह सकते हैं उसे, कि 2820 किलोमीटर का एक अंडरग्राउंड इकोसिस्टम बनाया। पहले इस अंडरग्राउंड इकोसिस्टम प्रोजेक्ट को बनाने में इस लीबिया हुकूमत का $25 बिलियन का खर्चा आया। और ये इकोसिस्टम 4 मुल्कों के अंदर फैला हुआ था, जिसमें बात करी जाए तो लीबिया, मिस्र, चाड और सूडान। अब इसके मैंने क्यों बोला कि एक अजूबे से कम प्रोजेक्ट नहीं था, क्योंकि इसका जो हिस्सा मिस्र के अंदर मौजूद था, सिर्फ मिस्र के हिस्से के अंदर
ये बेसिकली मैं आपको बता दूं कि एक प्रोजेक्ट था जो अंडरग्राउंड पानी को स्टोरेज करने का प्रोजेक्ट था, और ये मौजूदा वक्त में बहुत सबसे फ्रेश पानी हुआ करता था। और इसके पानी की अगर कैपेसिटी की मैं आपसे बात करूं तो जितना हिस्सा सिर्फ और सिर्फ मिस्र में मौजूद है, उतने हिस्से में इतना पानी है कि पिछले 500 साल में दरियाए नील ने इतना पानी नहीं बहाया जितना पानी उसके अंदर मौजूद है। और लीबिया के लोग अगले 1000 साल तक उस इकोसिस्टम के अंदर जो स्टोर हुआ पानी है, उस पानी को इस्तेमाल भी करते रहेंगे, तब भी वो पानी ख़त्म नहीं होगा। तो ये था चंद वो पॉइंट जिन पॉइंटों के ऊपर मैं आपको बता रहा हूँ कि क्या ये तानाशाह है या ये अपने देश के लोगों के लिए एक ऐसा हुक्मरान थे या ऐसे सरवरा थे जिन्होंने अपने देश के लोगों के लिए काम करे। मैंने आपसे पहले ही कहा कि इस वीडियो के अंदर पूरी चीज़ें बताना मेरे लिए भी मुमकिन नहीं है, लिहाजा मैं आपको ये भी बता दूं कि लेकिन फिर वो क्या वजह थी। मैंने सब ने मीडिया पे देखा, मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर लगातार देखा था जब ये चीज़ हुई थी कि उनके ही देश के लोग और बहुत सारे लोग उनको मार रहे थे। गद्दाफी को मारा गया और बहुत बुरी तरह मारा गया। तो मैं अपनी अगली वीडियो के अंदर इसके पार्ट 2 के अंदर आपको बताऊंगा कि किस तरह से ऐसा माहौल बनाया गया है, किस तरह से माहौल बना कि उनके ही देश के लोग इतने शानदार हुक्मरान के ख़िलाफ़ हो गए और किस तरह से उन्हें मारा गया। एक एक डिटेल आपको बताऊंगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर इस वीडियो को अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें। मैं फिर आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, लाइक ना करें, कमेंट ना करें, लेकिन अपने दोस्तों से शेयर ज़रूर करें ताकि ये सच्ची इन्फॉर्मेशन आपके दोस्तों तक ज़रूर पहुँचे। मेरी दूसरी वीडियो आने तक अगर आप लोगों को मालूम है कि क्यों उनको कत्ल करा गया और किन के ज़रिए कत्ल किया गया, अगर आप लोग जानते हैं तो ज़रूर मेरे कमेंट सेक्शन में जाकर मुझे इस बारे में ज़रूर बताएं, वरना मैं आपको इस नेक्स्ट वीडियो के अंदर ज़रूर बताऊंगा। और गद्दाफ़ी के मुतालिक या लीबिया के मुतालिक अगर आप और कुछ भी जानना चाहते हैं तो ज़रूर कमेंट के अंदर मुझे कमेंट करें। मैं कोशिश करूंगा कि आपको उन तमाम सवाल और तमाम क्वेश्चन का जवाब दे पाऊँ। तब तक मेरे इस चैनल के साथ बने रहें, अपनी दुआओं से नवाजते रहें और मेरी हौसला अफजाई करते रहें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।